ठीक है, तो बेसिकली आज रिकैप ही करते हैं। ओके, तुमने कल वाला पार्ट किया था। आज दिन आपकी क्लास भी जल्दी ओवर कर देंगे, है ना। डिपेंडिंग ऑन की कितना टाइम लगता है मेरे रिकैप में। हम्म। कोड्स मैंने एक्चुअली भेजे हुए हैं आपको व्हाट्सएप पे, आपसे ओपन कर सकते हो। मशीन लर्निंग वाली है और एक फेस रिकॉग्निशन वाली है। मशीन लर्निंग वाली में तो जितना भी हमने मशीन लर्निंग में शुरुआत से अब तक किया है वो सारा पार्ट मिल जाएगा आपको। एंड जो मशीन लर्निंग का हमने एक फाइनल प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, दैट इज योर फेशियल रिकॉग्निशन डॉट वाली। ठीक है, तो दोनों फाइल्स हैं आपके पास, आप उनको सिर्फ ओपन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मशीन लर्निंग हाँ खत्म हो चुकी है कल आपकी। डीप लर्निंग स्टार्ट करनी थी, मतलब आज से स्टार्ट करनी थी, बट कोई आया नहीं है, हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और कितना क्या ऑफ मिलेगा, कुछ प्लान किया है? डेट्स? 9 से 14 तक जून? 22 ठीक है। को फ्राइडे है। सॉरी, वेंसडे एंड फ्राइडे नहीं आ पाओगे आप नेक्स्ट वीक। वेंसडे एंड फ्राइडे ठीक है, हम डीप लर्निंग में एक दो चीजें करेंगे। ठीक है, उस दिन हम कंटेंट कम रख लेंगे। वेंसडे टू फ्राइडे? अच्छा, 3 दिन नहीं आ पाओगे आप। हम्म। ठीक है, एक काम करेंगे कि कंटेंट तो हम आगे करेंगे ही। ठीक है, आप एक बार रिकॉर्डिंग से गो थ्रू करना, समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर हम रिकैप क्लासेस ओवर द वीकेंड या कुछ भी प्लान करके खत्म कर लेंगे। ठीक है। और जो आपका 9 जून से है उसमें तो इशू है ही नहीं, उससे पहले ही हमारा कोर्स कंप्लीट करने का प्लान है। हाँ, ये वगैरह भी हो जाएगा उससे पहले। हाँ। क्योंकि अभी जो हमारे पास कंटेंट है, हमने एक तो टाइम इंक्रीज कर दिया है, 2-2 घंटे की क्लास कर दी है। ठीक है। एंड सेकेंडली की डीप लर्निंग वाला पार्ट आप काफी ज्यादा कर चुके हो, है ना। तो दोबारा समझ लेना भाई, तो यूजुअली 2 बार में समझ आ जाता है। ठीक है, हम लास्ट क्लास में हमने 2 चीजें कवर करी थी, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड टेंसर फ्लो।
यूनिक वर्ड में से जो कॉमन वर्ड्स हैं, दिस, द, ए, इज, एंड, इस तरीके जो सपोर्टिंग वाले वर्ड्स होते हैं उनको रिमूव कर देगी, एलिमिनेट कर देगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेन वर्ड्स बचेंगे, राइट। उन मेन वर्ड्स को वो जितनी भी हमारी लेते हैं हम ना, मूवी रिव्यूज की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो मूवी रिव्यूज में दो तरीके के रिव्यू हो सकते हैं, या तो कोई मूवी को सपोर्ट कर रहा है या उसके अगेंस्ट है, गुड और बैड मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो जितने भी सपोर्टिंग वाले वर्ड्स हो गए, जैसे अमेजिंग, थ्रिलिंग, ठीक है, गुड, बेस्ट एक्सपीरियंस, इस तरीके के जो वर्ड्स हो गए, ये सारे मेरे गुड की कैटेगरी में आ जाएंगे। बोरिंग, वर्स्ट, नॉट अ गुड एक्सपीरियंस, इस तरीके के जो वर्ड्स हैं वो मेरे बैड की कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, बस एक कैटेगराइजेशन करना ही नाइबासिस का काम होता है। जब वो कैटेगराइजेशन कर देता है, उसके बाद जब भी आप कोई सेंटेंस नए उसे देते हो, राइट, तो वो क्या करता है, सिंपली उसको वेक्टराइज करता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है, उसके ना वर्ड्स को मैच करता है कि भाई मैक्सिमम वर्ड्स किस कैटेगरी से मैच कर रहे हैं। जिस कैटेगरी से मैक्सिमम वर्ड्स मेरे मैच कर रहे होते हैं, उस कैटेगरी में उसको सेंटेंस को क्लासिफाई कर देता है। कैटेगरी खुद बनाता है, नहीं मतलब कैटेगरी के नाम जो लेबल्स है वो हम देते हैं, उसके अंदर कौन से वर्ड्स आएंगे वो खुद डिसाइड करता है। क्लियर है? क्लियर है? तो भाई इसकी अगर मैं पाइपलाइन की बात करूं, तो मेरे पास डेटा है, प्री प्रोसेसिंग होगी, वेक्टराइजेशन होगी, नाइव बायसेस लग जाएगी, इवेल्युएशन हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, समझ आ रहा है, राइट। इसकी अगर मैं कोड की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपली पांडव से अपनी जो सीएसवी फाइल है वो इंपोर्ट कर दी। अच्छा पहले मैं बता दूं कि भाई हम कर क्या रहे हैं, हमारा गोल क्या है। हमारा गोल है कि हमारे पास एक डेटा सेट है जिसके अंदर ना स्पैम मैसेजेस है और नॉर्मल मैसेजेस है, जो हाँ स्पैम डॉट सीएसवी के नाम से भेजी हुई है मैंने। ठीक है, उसके ना दो तरीके के मैसेजेस हैं जो हमें नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज रिसीव होते हैं ना, एक तो ओटीपी वगैरह के बैंक के मैसेज होते हैं जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस होते हैं, एक स्पैम मैसेज होते हैं, लोन ले लो, यहाँ का ये ऑफर है वो ऑफर है, स्पैम मैसेजेस होते हैं। ठीक है, तो हम उसका क्लासिफिकेशन करने के लिए इन दोनों के बीच में एक कोड लिख रहे हैं कि भाई मेरा कोड आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन सा मैसेज स्पैम है, कौन सा मैसेज एक्चुअली इंपॉर्टेंट मैसेज है। ठीक है, क्लियर है? तो उसके लिए मैंने सबसे पहले अपना डेटा ले लिया। ठीक है, डेटा को यहाँ पे रीड करके हेड देख लिया कि इस तरीके का मेरे पास डेटा है। दो कॉलम है, V1 एंड V2। V2 के अंदर मेरे पास मैसेजेस है। ठीक है, V1 के अंदर मेरे पास हैम और स्पैम दो कैटेगरीज है। हैम मतलब जो एक्चुअल काम के मैसेज है, स्पैम मतलब जो स्पैम मैसेज है। ठीक है, इसको एक्स और वाई में स्प्लिट करेंगे। ठीक है, एक्स द बेस वेरिएबल, तो बेस वेरिएबल में मैंने V2 दिया है, टारगेट वेरिएबल में मैंने V1 दिया है। इसके बेसिस पे ये प्रिंट करना है मेरे को, है ना। दिस विल बी माय एक्स, दिस विल बी माय वाई। ठीक है, मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर रहा हूँ, लेट मी जस्ट शेयर द स्क्रीन एज वेल। ठीक है, एक्स और वाई में उसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, स्प्लिट कर लिया बेसिकली। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगा दिया। डेटा प्री प्रोसेसिंग का पार्ट होता है ये भी, कि मैंने ट्रेनिंग का डेटा निकाल लिया, टेस्टिंग का डेटा निकाल लिया। तो मेरे पास कुछ 4457 रोज फॉर ट्रेनिंग आ गई और 1115 रोज फॉर टेस्टिंग आ गई। और कॉमा में ब्लैंक इसलिए दे रहा है क्योंकि एक ही कॉलम है हमारे पास। जब कॉलम एक ही होता है तो कॉमा इस तरीके से दिखाता है, जब ज्यादा कॉलम होता है तो यहाँ पे नंबर दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, ये तो समझ आया? क्लियर है? इसके बाद हमने वेक्टराइजेशन करी। ठीक है, मैंने बताया था कि भाई मेरे को स्प्लिट करना पड़ेगा डेटा को और प्रॉपर लिंक्स के हिसाब से इंटीजर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। मैंने वेक्टराइजेशन करी। वेक्टराइजेशन के लिए जो एल्गोरिथम मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज कॉल्ड TF-IDF वेक्टराइजर। ठीक है, ये नाम याद करना पड़ेगा। तो द एल्गोरिथम इज TF-IDF वेक्टराइजर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसे इंपोर्ट किया। ठीक है, एक वेक्टराइजर की वेरिएबल के अंदर इसको इनिशियलाइज किया और इनिशियलाइजेशन के टाइम पे मैंने इसको लैंग्वेज बता दी कि जो इसे वेक्टराइज करना है वो किस लैंग्वेज को करना है। तो मैंने स्टॉप वर्ड्स इक्वल टू इंग्लिश कर दिया कि भाई जो वेक्टराइजेशन होगी वो इंग्लिश में होगी, क्योंकि इसको समझ भी तो आना चाहिए कि कौन सा वर्ड कैसे क्या लिंक्ड है। गेटिंग अ पॉइंट? क्योंकि कॉमन वर्ड्स इंग्लिश में अगर मैं बात करूं या फ्रेंच में अगर मैं बात करूं तो डिफरेंट होंगे ऑब्वियसली, राइट। तो इसलिए मैंने इसको लैंग्वेज दे दी इंग्लिश। जो मेरा डेटा है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, अगर आपका डेटा किसी और लैंग्वेज में तो आप वो वाली लैंग्वेज दोगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद पहले मेरे को एक लाइक पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा, उस एल्गोरिथम में पैटर्न डेवलप करना पड़ेगा जिसकी वजह से वो ट्रांसलेट कर पाए उसे। ठीक है, तो जब मेरे को पैटर्न डेवलप करना था तो मैंने वेक्टराइज डॉट फिट ट्रांसफॉर्म यूज किया। जो ट्रेनिंग वाला डेटा था मेरा उसके ऊपर मैंने फिट ट्रांसफॉर्म किया कि भाई इस डेटा के हिसाब से एक पैटर्न बिल्ड कर लो। ठीक है, कि भाई कौन सा वर्ड कौन सा नंबर बनेगा। ठीक है,
इसने वो पूरा एक पैटर्न रेडी कर लिया। उसके बाद में नॉर्मली डॉट ट्रांसफॉर्म यूज किया कि भाई अब इस पैटर्न जो तुमने डेवलप किया था उसको यूज करके इस वाले डेटा को भी चेंज करना है। करेंगे पॉइंट। मान लो मेरे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच है, ठीक है। तो मैंने उसको स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में, पहले ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। ए बी सी डी मैंने उसे दिए कि भाई इनको मार्क कर लो कि क्या नंबर हो सकते हैं। तो लेट्स से उसने ए बी सी डी को 1 2 3 4 दिया, ठीक है। पैटर्न हो गया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नंबर वगैरह इंक्रीज हो रहे हैं। तो अब इस पैटर्न के बेसिस पे जब वो ई एफ जी एच को ट्रांसफर करेगा तो 5 6 7 8 कर देगा। करेंगे पॉइंट कि पहले उसने लिंक बनाया कि मैं ए को 1 बोलूंगा, बी को 2 बोलूंगा, ठीक है। उसके बाद उस मैप को यूज करके, उस पैटर्न को यूज करके वो बाकी चीजें ट्रांसफॉर्म कर रहा है। तो फिर ट्रांसफॉर्म का मतलब है ये मैप क्रिएट हो रहा है। डॉट ट्रांसफॉर्म का मतलब है कि भाई उस मैप को यूज करके मैं सिर्फ कन्वर्जन कर रहा हूं। बात समझ आइए? नहीं है ये लग रहा है। कोई बात नहीं। देखो बचपन में आपने वो किया है कि जो खुद की कोड लैंग्वेज बना लेते हैं कि भाई ए को ये बोलेंगे, बी को ये बोलेंगे, देन उसके हिसाब से सेंटेंस वगैरह बनाते हैं। आपने नहीं किया होगा। बचपन में बेसिकली एक गेम टाइप हुआ करता था कि मेरे बचपन में तो था। तो बेसिकली उसमें क्या करते थे, ए टू जेड हमारे पास अल्फाबेट्स होते थे, ठीक है। तो मतलब लेट से ए को मैंने कुछ भी बोल दिया, 8 बोल दिया, बी को मैंने कुछ भी 9 बोल दिया। इस तरीके से मैं ए टू जेड हर एक अल्फाबेट को एक नंबर असाइन कर देता था, ठीक है। तो अब जैसे मेरे को दिस लिखा हुआ एक वर्ड, ठीक है। तो दिस का कन्वर्जन क्या हो जाएगा, टी का जो भी होगा, लेट से 7 था, 7 4 2 1। हाँ, दिस इज अ वेक्टराइजेशन का कंसेप्ट, ठीक है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास दो कंसेप्ट है, फिट ट्रांसफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। फिट ट्रांसफॉर्म के टाइम पे हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं जो ए बी सी डी को नंबर दे रहे हैं, ठीक है। अब टेक्निकली हम एबीसीडी को नंबर्स नहीं देते, हम ना पूरे वर्ड्स को नंबर देते हैं। दिस को एक नंबर दे दिया, इस को एक नंबर दे दिया, ए को एक नंबर दे दिया। करिए पॉइंट। मैं कैरेक्टर्स को नंबर नहीं देता, मैं वर्ड्स को नंबर देता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया सिर्फ आपको। एक्चुअली अगर आप जो एल्गोरिथम है उसकी वजह देखोगे तो जैसे दिस को इट कैन से कि भाई दिस को मैं 9 बोलूंगा, ठीक है। द को 10 बोलूंगा, ठीक है। तो जहां पे भी दिस आएगा उसको वो 9 लिख देगा, जहां पे भी द आएगा उसको वो 10 लिख देगा, ठीक है। क्लियर है? तो जब मैं फिर ट्रांसफॉर्म कर रहा होता हूँ तो ये वाली डिक्शनरी बन रही होती है, ये वाली मैपिंग बन रही होती है बेसिकली, ठीक है। जब मैं ट्रांसफॉर्म करता हूं तो जो भी मेरे सेंटेंसेस होते हैं वो उसको इस मैप के अकॉर्डिंग नंबर्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ, देखो जो ट्रेनिंग वाला डेटा था उसके ऊपर मैंने फिर ट्रांसफॉर्म किया कि भाई इस डेटा के ऊपर अपना मैप क्रिएट कर लो, ठीक है। फिर उस मैप को यूज करके टेस्टिंग वाले डेटा को भी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हमेशा आप एक ही मैप क्रिएट करोगे, बार बार मल्टीपल मैप्स क्रिएट नहीं करते हो, ठीक है ना। आप एक बार फिर ट्रांसफॉर्म लिखोगे, उसके बाद जब भी आपको वेक्टराइजेशन करनी है आप सीधा डॉट ट्रांसफॉर्म लिखोगे, ठीक है। फिर बस मैंने ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की शेप देख ली। पहले एक ही कॉलम था, अब मेरे पास 7472 कॉलम हो गए दोनों में। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है उसको, सेंटेंसेस को नंबर्स में कन्वर्ट कर रहा है, तो ये ना हर एक वर्ड के लिए एक कॉलम असाइन कर देता है, हर एक वर्ड को एक कॉलम असाइन कर देता है, ठीक है। एंड उसमें वो नंबर से जाते हैं, तो इस वजह से आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। समझ आया? कोई डाउट? नहीं? उसके बाद मैंने नाइव बायसेस की एल्गोरिथम लगाई, ठीक है। वेक्टराइजेशन के बाद मैंने बताया नाइव बायसेस लगेगा, ठीक है। अब जैसे एसवीएम वाला जो कंसेप्ट था उसके अंदर था ना कि भाई एसवीएम इज अ कंसेप्ट, उसके ऊपर जो बेस्ड एल्गोरिथम है दैट वाज कॉल्ड एसवीसी। याद है? एसवीएम कंसेप्ट था, एसवीसी एक्चुअली एल्गोरिथम है, राइट। नाइव बायसेस के साथ भी कुछ ऐसा ही है कि नाइव बायसेस अपने आप में एक कंसेप्ट है, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड एल्गोरिथम्स होती है मेरे पास बहुत सारी। तो मैंने यहाँ पे sklearn डॉट नाइव बायसेस कंसेप्ट में से इंपोर्ट की एल्गोरिथम का नाम है मल्टीनोमियल मल्टीनोमिनल मल्टीनोमियल मल्टीनोमियल एनबी मल्टीनोमियल नाइव बायसेस, ठीक है। तो ये वाली एल्गोरिथम मैंने इंपोर्ट कर ली, ठीक है। बाकी तो वही एक्यूरेसी स्कोर क्लासिफिकेशन रिपोर्ट किया है। अब जो कंसेप्ट है वो सेम जैसे मशीन लर्निंग में हम करते हैं वैसा ही है। मैंने यहाँ पे एक मॉडल डिफाइन किया, जो मेरी एल्गोरिथम है वो डिफाइन कर दी, ठीक है। एनबी डॉट फिट किया ट्रेनिंग के लिए, प्रिडिक्शन निकलवाई, एक्यूरेसी और क्लासिफिकेशन रिपोर्ट देख ली। समझ आया? क्लियर है? ठीक है।
यहाँ पे आप क्लासिफिकेशन बोर्ड वगैरह में देखोगे तो 98 और 86 आ रहा है, सो डिफरेंस है काफी ज्यादा। ठीक है, तो मतलब मेरा जो मॉडल है वो थोड़ा सा हैम की तरफ बायस्ड है। ठीक है, अब इसको हम फिक्स करने के लिए कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमारे पास डेटा ही इस तरीके का है, राइट? या तो हम डेटा को ही चेंज करें, राइट? नहीं नहीं, वही तो मैंने बताया था कि हम एक्यूरेसी के ऊपर क्यों नहीं बेस करते अपनी चीजों को, क्योंकि एक्यूरेसी बायसनेस नहीं दिखाती। याद है मैंने एक कंसेप्ट समझाया था कि भाई अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मेरे पास लेट्स से 0 और 1 दो कैटेगरीज है। ठीक है, मेरा डेटा 95% में जो डेटा है उसके अंदर 95% जीरोज है एंड 5% वंस है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो जो मेरा मॉडल है वो सभी को जीरो कंसिडर कर रहा है, तो उसने 100% रिजल्ट दिया यहाँ पे। ठीक है, 100% उसने जीरो बताए, 0% उसने वन बताए, है ना? तो अब अगर मैं एक्यूरेसी देखूंगा तो एक्यूरेसी तो 95% हो गई, एक्यूरेसी तो 95% हो गई कि भाई 95% गलत थे जो जीरो थे और 95% उसने जीरो बता दिए, 5 गलत बताए, तो एक्यूरेसी तो टेक्निकली 95% हो गई, राइट? बट अगर डेटा मेरा स्प्लिट हो जाए, डेटा मेरा स्विच हो जाए, तो ये 5% जीरो है और 95% वन है, तो वो 5% सही बताएगा सिर्फ। करेंगे पॉइंट? तो एक्यूरेसी जो इस डेटा के लिए 95 आ रही थी, किसी और डेटा के लिए 5% पे गिर जाएगी। तो इसलिए हम एक्यूरेसी की बेसिस पे प्रॉपर अपने मॉडल को जज नहीं करते क्योंकि वो बायसनेस नहीं दिखाता, राइट? तो यहाँ पे देखो, हमने एक्यूरेसी तो 96% है जो कि एक अच्छी एक्यूरेसी है, डेफिनेटली एक अच्छी एक्यूरेसी है। और यहाँ पे देखूंगा तो मैं थोड़ा सा मेरा मॉडल बायस्ड है, बहुत ज्यादा बायस्ड नहीं है, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा मेरा हैम और स्पैम में, बट थोड़ा सा डेफिनेटली बायस्ड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, अब इसको हम इसी पे वर्क कर लेंगे आगे। ठीक है, नीचे देखो, मेरा बेसिकली यहाँ पे मॉडल रेडी हो गया, फिर इस मॉडल को मैंने यूज कर लिया। अब ना यूज करना हम पहली बार सीख रहे हैं यहाँ पे। अब तक हमने जितने भी मॉडल्स ट्रेन करे थे उन सबको हमने एक्यूरेसी वगैरह टेस्ट करके बस छोड़ दिया था, उसको यूज करना नहीं सीखा था, राइट? तो यूज करने के लिए हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ता है। मैंने एक मैसेज डिफाइन किया कि दिस इज माय मैसेज, जिसको मेरे को प्रिडिक्शन लेनी है कि हैम है या स्पैम है। ठीक है, मैंने बेसिकली ये मैसेज जो डेटा था उसी में से कॉपी कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको वेक्टराइज किया क्योंकि भाई ये मैसेज तो उसे नहीं समझ आ रहा ना, उसे वेक्टराइजेशन करके समझ आएगा। तो मैंने डॉट ट्रांसफॉर्म किया, जो मैप ऑलरेडी ट्रेन था मेरा उसी मैप के ऊपर मैंने इसे वेक्टराइजेशन किया। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन ले ली और प्रिडिक्शन प्रिंट करवा दी, तो इट इज सेइंग कि भाई ये मैसेज स्पैम है। आप कोई और मैसेज दोगे उसको भी ये जज कर पाएगा। जैसे मैं कोई एक स्पैम मैसेज उठाता हूँ, आप कुछ करके देख लेना। हाँ, क्या बोल रहे थे? आपने स्कोर और स्कोर्स लिखा हुआ था ना अलग अलग, मैंने दिखाओ कहाँ पे आ रहा है इशू। इस वाले में तो आपने स्कोर्स डिफाइन किया ही नहीं हुआ है, जो ये वाला कोड है, ये वाला कोड है, इसमें तो स्कोर्स ऊपर कहाँ डिफाइन किया हुआ है? स्कोर्स है ही नहीं इसमें तो, और कहाँ पे आ रहा है? नीचे 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 इसके अंदर भी स्कोर्स डिफाइन नहीं किया आपने, स्कोर्स डिफाइन नहीं किया आपने दोनों में, जो हमने डिफाइन किया था ये वाला पार्ट, जो इस तरीके से स्कोर्स डिफाइन किए थे आपने डिफाइन ही नहीं कर रखा कहीं पे भी। जो अब तक आप डिफाइन ही नहीं करोगे स्कोर को, वो कैलकुलेट कैसे करेगा, राइट? ठीक है, वेक्टराइजेशन कंसेप्ट है। फाइल मैं आपको भेज चुका हूँ, अपनी वाली फाइल को छोड़ दो, आप मेरी वाली फाइल अपलोड कर लो, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है अच्छे से, आप उससे चीजें रेफर कर सकते हो, सारे पार्ट है। सारी चीजें हैं। ठीक है, बेसिकली जिस फाइल पे मैं वर्क कर रहा हूँ वही वाली फाइल भेजी हुई है ना मैंने आपको भी। ठीक है, जो फाइल मैंने आपको भेजी है उसमें ना ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये 4 लाइन आपको लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी सब कुछ है। ठीक है, डिलीट कर दो। हाँ डिलीट कर सकते हो आप। उसके अलावा हम जो सेकंड पार्ट पढ़ रहे थे दैट वाज ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, अब जो ट्रांसफॉर्मर्स का कंसेप्ट है ना वो बेसिकली डीप लर्निंग से ब्रिज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कि भाई मशीन लर्निंग से मैं डीप लर्निंग पे जा कैसे रहा हूँ। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि डीप लर्निंग के अंदर ना हमारे पास न्यूरॉन्स का इंट्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं।
आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि भाई मेरे पास ना मशीन लर्निंग के बहुत सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। मान लो मेरे को 30 मॉडल मैंने मशीन लर्निंग के लिए हुए हैं, उनसे मैं छोटा छोटा कोई भी काम करवा रहा हूँ, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर बेसिक सा मतलब क्या है कि भाई अगर मैं बाय डिफॉल्ट उन 30 मॉडल्स को रन करूंगा, मान लो हर एक मॉडल 1 मिनट भी ले रहा है तो वो 30 मिनट लेंगे, और हर एक मॉडल 1 मिनट ले रहा है तो वो 30 मिनट लेंगे। ट्रांसफॉर्मर्स मेरे को क्या अलाउ करता है, ट्रांसफॉर्मर्स मेरे को अलाउ करता है कि भाई मैं 30 के 30 मॉडल ना पैरेलली रन कर सकता हूँ, मतलब एक साथ 30 के 30 मॉडल स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो टाइम 30 मिनट लगना था वो 1 मिनट हो गया। बेसिक सा यही कंसेप्ट है ट्रांसफॉर्मर्स का, इसी वजह से हमारा डीप लर्निंग की जो जितना भी हम पढ़ते हैं डीप लर्निंग तो वो खुल पाए। ठीक है, गूगल का एक इन्वेंटेड कंसेप्ट है ये, गूगल ने इसको इन्वेंट किया था कंसेप्ट को, ठीक है। तो एंड उसके बाद से फिर हमारा एआई और जो ये भी जितना भी ये सब है वो सब हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लिया है उसका, छोटा सा एग्जांपल क्या है, मैंने टेंसर फ्लो यूज किया, ठीक है। इसके अंदर से मैंने एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया कीरास करके, ठीक है। हम ये पहली और आखिरी बार कर रहे हैं, हम एक्चुअली जो न्यूरल नेटवर्क पे वर्क करते हैं पाईटॉर्च के थ्रू करते हैं इंस्टेड ऑफ टेंसर फ्लो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डेटा सेट लोड किया, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे मैंने कीरास में से MNIST का डेटा सेट लोड किया है, keras.dataset.mnist.load data, ठीक है। MNIST डेटा क्या है, इट इज बेसिकली हैंड ऑन डिजिट्स, ठीक है। कि भाई मैंने 0 1 2 3 अप टू 9 इस तरीके से डिजिट लिखी है और हर एक डिजिट की सेपरेटली फोटो लेके डेटा सेट में डाली हुई है, दिस इज द डेटा सेट। और हमारा जो गोल है, हम क्या कर रहे हैं, हमने इमेजेस से इन डिजिट्स को रिकॉग्नाइज करवाना चाह रहे हैं कि भाई हैंड राइटिंग में अगर किसी ने 0 लिखा है तो वो मेरा मॉडल उसे पढ़ के 0 बता पाए कि ये 0 है। इसमें भी एरर है, इसमें क्या एरर है, हमने रन ऑल किया, रन ऑल करने से थोड़ा ना चलेगा, हमने कोड तो बहुत सारे मिक्सअप कर रखे है ना, तो आपको कौन से कोड का क्या पार्ट रन करना है उससे आपको देखना पड़ेगा ना। इसके अंदर एरर कोई भी नहीं है क्योंकि मैं भी तो उसी फाइल पे वर्क कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, 8 को आप बस वो जो पीसी किया था ना, याद है, तो आप नंबर ऑफ कॉलम से पाइपलाइन वाला पार्ट, हाँ। तो आप नंबर ऑफ कॉलम जितने आपके पास अवेलेबल है उससे ज्यादा एन कॉम्पोनेंट नहीं दे सकते ना, तो हमारे पास 6 कॉलम्स अवेलेबल है, मैं अप टू 6 कोई भी नंबर लिख सकता हूँ। रैंडम स्टेट है, मैं एन कॉम्पोनेंट्स की बात कर रहा हूँ। अरे जहाँ पे एन कॉम्पोनेंट्स लिखा हुआ है, एन कॉम्पोनेंट्स नहीं मिल रहा आपको पीसीए में, कौन से कोड को पढ़ रहे हो आप? अप टू 6 डाल सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई भी नंबर डाल सकते हो। अप टू 6 पता लगा ना क्यों, क्योंकि भाई जो मेरे पास कॉलम्स है वो 6 है, तो मैं उन्हें कम कर सकता हूँ, बढ़ा नहीं सकता, ठीक है। या तो यहाँ पे मैंने बेसिकली उसका ट्रेन टेस्ट स्प्लिट वाला डेटा निकाल लिया है, मेरे पास एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ना ट्रांसफॉर्म किया इसको, ठीक है, रिशेप किया। अब मेरे पास जो इमेजेस है उनको आप देखो तो मेरे पास जो इमेजेस है ना वो ऐसे स्क्वायर इमेजेस है और 28 बाय 28 पिक्सल्स की इमेजेस है, ठीक है। सो इस तरीके का डेटा है, हर एक इमेज ना इस तरीके से एक स्क्वायर इमेज है और इधर भी 28 पिक्सल्स है और इस साइड भी 28 पिक्सल्स है, 28 है, ठीक है, क्लियर है। अब आपने भी नोटिस किया होगा कि जब भी मैं किसी भी मशीन लर्निंग में डेटा वगैरह पे ट्रेनिंग दे रहा हूं तो एक डेटा पॉइंट एक रो हो सकती है, हमारा जो डेटा है उसमें एक रो में एक डेटा पॉइंट है, यही इस तरीके का डेटा होता है हमारे पास। बट अभी आप अगर आप देखो तो पूरा भैया टेबल बनेगा, इस तरीके से पूरा टेबल बन जाएगा ये तो, है ना। तो मेरे को पूरे टेबल को एक रो में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बताओ इसका टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे, एक इमेज में टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स कितने होंगे? अगर एक स्क्वायर है जिसमें 28 पिक्सल्स ऐसे हैं, 28 पिक्सल्स ऐसे हैं, तो पूरे स्क्वायर के अंदर कितने पिक्सल्स होंगे? एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है? 28 स्क्वायर बेसिकली, अब 28 का स्क्वायर कर दोगे नंबर ऑफ पिक्सल आ जाते हैं, एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज साइड स्क्वायर्ड, ठीक है। तो आप इसमें 28 इंटू 28 करोगे आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल्स आ जाते हैं, सो 28 इंटू 28 784, ठीक है। तो वही चीज मैंने यहाँ पे करी है,
कि मैंने -1 और 784 किया कि भाई एक रो के अंदर 784 कॉलम्स डाल दिए। मेरे को -1 का मतलब ये होता है कि टेबल है ना, मेरे को उसको श्रिंक आउट करना है। ऊपर टेबल है, श्रिंक करके एक रो बनानी है, ठीक है। तो जब मेरे को श्रिंक करना होता है मैं माइनस का यूज करता हूँ। -1 का मतलब वो एक रो हो गया, -2 का मतलब 2 रो में कन्वर्ट करना है उसे, ठीक है। एंड उसके बाद वी हैव कॉलम्स विच इज 784 कॉलम्स, क्योंकि हर एक पिक्सल एक वैल्यू बन जाएगा, ठीक है। अब मैंने इसको 255 से डिवाइड किया है। 255 से डिवाइड क्यों किया है, किस कर सकते हो? आपको पिक्सल की वर्किंग का आइडिया है? एक पिक्सल वर्क कैसे करता है स्क्रीन के ऊपर आपके? नहीं बता देते हैं। ये चीज आपने ये वाली चीज पढ़ी हुई है ना, डीप लर्निंग वाली। 28 बाय 28 पिक्सल है, और मैं एक पिक्सल को लूं अगेन, दैट विल बी अ स्क्वायर, ठीक है। अब एक पिक्सल बना होता है 3 सब पिक्सल से, ठीक है। हर एक पिक्सल 3 सब पिक्सल से बना होता है, ठीक है। तो दिस इज RGB, रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अब इन्हीं की डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटीज के हिसाब से पिक्सल का कलर डिसाइड होता है। पिक्सल इन दी एंड एक कलर ही तो हुआ बस, एक पिक्सल में एक ही कलर होता है। मल्टीपल पिक्सल मिलते हैं तब जाके वो एक कंपोनेंट बनाते हैं, पूरा एक इमेज बनाते हैं पूरी। बट एक पिक्सल तो एक ही कलर होता है, वो कलर डिसाइड होता है आपकी इन RGB वैल्यूज से। इनका जो स्केल होता है, हर एक की वैल्यू 0 to 255 होती है, ठीक है। तो अगर मैं R, G और B तीनों की वैल्यू 0 कर देता हूं तो कलर इज ब्लैक, ठीक है। और मैं तीनों की वैल्यू 255 कर देता हूं तो हमें व्हाइट कलर मिलता है। और फिर वैल्यूज को ऊपर नीचे कर करके हम अप टू 16 मिलियन कलर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तीन कलर से सिर्फ, ठीक है। इस तरीके से आपकी जो स्क्रीन हैं या इमेजेस हैं जो भी हैं वो सब इसी तरीके से वर्क करती है, ठीक है। आप स्क्रीन को भी बहुत ज्यादा जूम करके देखोगे किसी माइक्रोस्कोप वगैरह से, तो आपको वही RGB 3 पिक्सल्स मिलेंगे अलग अलग ब्राइटनेस में चलते हुए। हाँ, ठीक है, समझ आया? तो अब मैंने ना बेसिकली मेरे को क्या चाहिए था कि मैं इसके स्केल को ना 0 से 1 कर दूं, इंस्टेड ऑफ 0 to 255 इसके स्केल को मैं 0 से 1 कर दूं। तो मैंने क्या किया, हर एक नंबर को 255 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मेरे को 0 से 1 करना है। तो 0 को अगर मैं 255 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 0, 0 आ गया। मैं 255 को 255 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा? 1। बीच का कोई भी नंबर इसके बीच में फॉल करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। अरे तो 0 से 1 के बीच में तो होगा, मैं तो बोल रहा हूँ। तो 0 से 1 के स्केल में चेंज हो गया ना ये। जो ओरिजिनली नंबर में बस 0 से 255 तक जा रहे थे, वो अब 0 से 1 तक जा रहे हैं, पॉइंट में आ गए लेकिन 0 से 1 तक जा रहे हैं, राइट। मेरे को यही करना था। 0 से 1 मेरे को इसलिए करना था क्योंकि ना 0 से 1 में प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना ज्यादा इजी हो जाता है। 0.5 0.6 प्रोबेबिलिटी डिसाइड करना मेरे लिए ज्यादा इजी हो जाता है कंपेयर टू 0 to 255, ठीक है। मैं अगर आपको बोल रहा हूँ कि 0.5 तो होता है 50% मतलब है इसका, राइट। बट अगर मैं सेम आपको बोलूं उतना 127.5 तो नहीं पता लगे ना 50% है ये, एक्चुअली 255 का हाफ हो गया ना ये, गेटिंग पॉइंट। तो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसे 0 से 1 के स्केल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। अब जो मेरी इमेजेस है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस है, क्योंकि डिजिट्स ड्रॉ कर रहा हूं उसमें कलर्स का क्या ही करूंगा, राइट। सो व्हाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक कलर से डिजिट्स ड्रॉन है, ठीक है। तो जो हर एक पिक्सल की वैल्यू होगी वो ब्लैक से व्हाइट के बीच में रेंज करेगी। थोड़ी सी ग्रेइश हो सकती है, थोड़ी सी ज्यादा ब्लैकिश हो सकती है, ठीक है, ज्यादा व्हाइटिश हो सकती है, बट 0 से ब्लैक से व्हाइट के बीच में लाई करेगी। अब कोई भी अगर मेरी कलर जीरो ब्लैक से व्हाइट के बीच में लाई कर रहा है तो मेरे को तीनों की वैल्यू चेंज करने की जरूरत नहीं है। RGB तीनों की सेपरेटली चेंज करने की जरूरत नहीं है। मैं तीनों की वैल्यू 0 कर दूंगा ब्लैक, तीनों की वैल्यू 255 करूंगा व्हाइट। अगर मैं तीनों की वैल्यू 0 to 1 के स्केल में बोलूं तो 0.5 कर दूंगा तो इट विल बी ग्रेइश, गेटिंग माय पॉइंट। तो तीनों की वैल्यू अब सिंक में चेंज हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको सिंपली एक बार 255 से डिवाइड कर दिया कि भाई मेरे को शेड ऑफ ब्लैक से व्हाइट में शेड पता लग जाए कौन सा शेड है, एंड उसको भी एक नंबर में रिप्रेजेंट कर सकूं। समझ आया? मेरा डेटा यहाँ पे रेडी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद मैंने सिक्वेंशियल लेयर्स बनाई है, ठीक है। इसके बारे में हम इन डेप्थ थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, डीप लर्निंग के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बट बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने 784 जो मेरा इनपुट था, 784 मेरे पास नंबर से ना,
मैंने इनपुट में दिया, उसको पहले 64 नंबर्स के ऊपर मैप किया, ठीक है। फिर जो ये 64 नंबर थे इनको मैंने 10 नंबर्स के ऊपर मैप किया। सिक्सटी फोर नंबर्स में बन जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और फिर उसके बाद वो 64 जो नंबर्स थे वो 10 नंबर्स में बन जाएंगे, ठीक है। बेसिकली किस तरीके से हो रहा है, अगर आप देखो तो मेरे पास जो भी नंबर्स थे, ठीक है, और 0 1 8 7 अप टू 784 है, ठीक है। इनको मैंने मैप किया 64 नंबर्स में। इसको मैं एक काम करता हूँ, नोट्स बना लेता हूँ हर एक की ना। लेट्स से 64 नंबर की दो नोट बना ली मैंने, या तीन बनाते हैं, ठीक है। तीन नोट बना ली, इनको मैंने मैप किया कि भाई ये वाला यहाँ पे जाएगा, 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 ये वाला यहाँ पे भी जा सकता है, मल्टीपल पे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैंने इन 64 नंबर को 10 नंबर में मैप कर दिया, तो यहाँ पे दो ही ले लेता हूँ, ठीक है, कि भाई इनसे इस तरीके से आगे ट्रांसफर कर जाएगा ये, ठीक है। अब जो लास्ट के 10 नंबर है, उस 10 नंबर में तो मैं सिंपली सिंपली बोल सकता हूँ ना कि भाई 0 से 9 हो जाएंगे वो, करेंगे पॉइंट। जो मेरे पास इमेजेस थी उसको मैंने 0 to 9 में मैप कर दिया बेसिकली, करेंगे पॉइंट। तो वही यहाँ से मेरे पास 10 नंबर आउटपुट में मिल रहे हैं। जो एक्टिवेशन वगैरह है, एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं जो हम डीप लर्निंग में पढ़ेंगे इनके बारे में थोड़ा सा इन डेप्थ, ठीक है। वैल्यू क्या होता है, सॉफ्टमैक्स क्या होता है, कैसे वर्क करते हैं, क्या होता है, सब कुछ डीप लर्निंग में इसके बारे में पढ़ेंगे। बट यहाँ पे अभी हमने एक लेयर बना ली, ठीक है, अपना एक मॉडल बना लिया, ठीक है। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस आता है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, मशीन लर्निंग के टाइम पे हम यूजुअली जो प्री मेड एल्गोरिथम्स होते हैं, प्री मेड मॉडल्स होते हैं, वो यूज करते हैं विद सम ट्विक्स। हम अपने डेटा के ऊपर से ट्रेन कर लेते हैं, हम थोड़ा बहुत चेंज अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अवर दिस थिंग डीप लर्निंग, तो इसके अंदर मॉडल भी हम खुद डिफाइन करते हैं पूरा पूरा, ठीक है। हमारे पास लेयर लेवल एक्सेस होते हैं और हम लेयर्स के बेसिस पे एक मॉडल को डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे भी एक मॉडल अपना डिफाइन किया, ठीक है। बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, डीप लर्निंग में इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। मैंने एक मॉडल को कंपाइल कर लिया अपना, ठीक है, उस मॉडल को ट्रेन कर दिया, ठीक है। जो वर्ड्स हैं सब कुछ है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। बट मैंने ट्रेन कर लिया इसको, ठीक है। ट्रेन करने के बाद मैंने इसकी एक्यूरेसी देख ली, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इमेज मेरी डाउनलोड हुई और यहाँ पे 3 लूप्स में मेरा मॉडल ट्रेन हो गया, लास्ट में एक्यूरेसी मेरी 96% की एक्यूरेसी आ गई, ठीक है। इस चीज को हम और ज्यादा इन डेप्थ एक्सप्लोर करेंगे व्हेन वी विल गो टू डीप लर्निंग। आप इस पे क्लासिफिकेशन रिपोर्ट लगा दो, इन दी एंड तो आपके पास जो प्रिडिक्शन और आ जाएगा, ठीक है। वैसे हम डीप लर्निंग में बायसेस वगैरह ज्यादा देखते नहीं है, डीप लर्निंग में हमारे मैट्रिसेस थोड़े से चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था। इसके बाद हमारा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट को कोड आपको खुद समझना है, ठीक है। मैं एक बार आपको खुद ही रन करके देख लो, मैं क्या रन करके दिखाऊंगा। बस आप फेस रिकॉग्निशन वाली फाइल को ओपन करोगे ना, उसमें आप रन ऑल मत करना, एक एक करके रन करोगे उसमें, ठीक है। तो जैसे मेरी ये वाली फाइल आ गई, हाँ फेस रिकॉग्निशन वाली प्रोजेक्ट तो उसी में है ना। तो यहाँ पे मैंने फेस रिकॉग्निशन की फाइल ओपन करी, मैं एक एक करके रन करूंगा इसे, मैंने रन किया, तो मेरे पास तो आउटपुट सही, मेरे को रन करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। मैं एक एक करके जब रन करूंगा तो मेरे पास इस तरीके के आउटपुट आएंगे। पहले वाले का आउटपुट कुछ इस तरीके का होगा, इसमें सिर्फ चीजें इंस्टॉल हो रही हैं। दूसरे वाले कोड का कोई भी आउटपुट नहीं होगा। तीसरी वाले में इस तरीके का आउटपुट आएगा जिसके अंदर कैप्चर नॉन फेस, मतलब एक नॉन फेस कैप्चर किया जाएगा, ठीक है। इसमें टेस्ट फेस कैप्चर किया जाएगा और लास्टली इसका आउटपुट दिखा दिया जाएगा इस तरीके से, ठीक है। भाई रिकॉग्नाइज होगा तो रिकॉग्नाइज लिखा जाएगा और नॉन रिकॉग्नाइज लिखा जाएगा, आप इसे इजीली टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलो मैं एक डेमो दे ही देता हूँ छोटा सा। नहीं नहीं, वो तो डीप लर्निंग का पार्ट है, अभी तो हम सिर्फ वो कर रहे हैं रन ओनली एक एक करके, ठीक है। मेरा पहला कोड ब्लॉक रन हो गया, मैं दूसरे पे जाता हूँ, मेरा दूसरा रन हो गया, मैं तीसरे पे जाता हूँ। अब ना यहाँ पे आपको परमिशन देनी पड़ेगी, तो ये वाला स्टेप देख लो, जब आप तीसरे पे आओगे ना, तीसरा आप रन करोगे, पहली बार में इट विल गिव यू अ लिटिल एरर, हाँ इस तरीके का एरर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है, उसके बाद इसको दोबारा रन करना है, ठीक है। इस तरीके से वो आपके कैमरे की परमिशन मांग लेगा, अलाउ कर देना, यहाँ पे आपका वो कैमरा आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसके अंदर आप अपना फेस कैप्चर कर लेना,
दिस इज द लर्निंग पार्ट कि कौन सा फेस उसे रिकॉग्नाइज करना आप सिखा रहे हो, वो वाला पार्ट आप यहाँ पे कर दोगे। उसके बाद टेस्ट फेस आता है, इसके अंदर आप कोई और फेस दे सकते हो, ठीक है, जैसे मैं अभी अपना ही दे देता हूँ, ठीक है, आई अगेन डू कैप्चर, ठीक है, और फिर लास्ट में रिकॉग्निशन वाला पार्ट आ जाता है। फिर मैं इसको रन करूंगा तो इट विल से रिकॉग्नाइज फेस है, क्योंकि दोनों फेस सेम है। अगर पहले वाला जो आपने डाला है वो अलग है और सेकंड वाला अलग है, तो सेकंड वाले को अनरिकॉग्नाइज बोल देगा वो, ठीक है। आप डिफरेंट फेसेस के साथ एवरीथिंग के साथ इसको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद रन कर लो, कोड पढ़ लो, कुछ मेरी कोड में ना समझ आए तो लेट मी नो, वो बता दूंगा। एंड इसके साथ आपकी मशीन लर्निंग खत्म होती है। इतना ही किया था हमने कल। ठीक है, रन वगैरह कर लो, कोड को पढ़ लो एंड देख लेना जैसे भी जो भी रहता है, ठीक है। सेम वही है, आपके फोन्स में भी सेम ही टेक्नोलॉजी होती है। कोड पढ़ने का टाइम दिया आप लोगों को, रील देख रहे हो। ऐप पे करना मतलब? हम्म, हम्म। तो वो तो फोन के अंदर सपोर्टेड होता ही है, फोन के अंदर सपोर्टेड होता ही है ऐप लॉक तो। उसमें ना आपकी लैंग्वेज, फिर आपको क्लाइंट सर्वर वाला देखो। अभी हम एक पर्टिकुलर पीस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप ऐप पे जाते हो तो आप एक पूरे प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो। उस प्रोजेक्ट का मुश्किल से 5 से 10% होगा ये वाला पार्ट। बाकी 90% और भी पार्ट होगा ना इसको चलाने के लिए, कि भाई आपको फोन में अलग अलग ऐप स्टोर पे आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा उसे, प्लस
फोन का कैमरा आप किस तरीके से एक्सेस करते हो वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। यहाँ पे आप अगर लैपटॉप का कैमरा एक्सेस करने के लिए देखोगे तो दिस इज द कोड जस्ट टू एक्सेस द कैमरा। फोन के लिए कोड कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। फोन के लिए जो कोड होता है अब वो कोटलिन में लिखा होता है। कोटलिन इज द लैंग्वेज, वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए क्योंकि आपको ये पूरा का पूरा कोड कोटलिन के अंदर करना पड़ेगा उसमें। प्लस आप इतना एक हैवी मॉडल अपने फोन के ऊपर रन नहीं कर सकते, तो आपको क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। एंड जो भी आप बायोमेट्रिक स्टोर करोगे वो आपको स्टोर करवाना पड़ेगा। पॉइंट कि यहाँ पे अभी कुछ भी स्टोर नहीं हो रहा, यहाँ पे सिर्फ डायनामिक है। अगर मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो मेरा फेस भूल जाएगा ये, तो आपको फेस स्टोर भी कराना पड़ेगा। तो काफी सारी चीजें हो जाती हैं उसमें ना। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो आपको बेसिकली ऐप डेवलपमेंट आनी चाहिए पूरी। अगर आपको ऐप डेवलपमेंट पूरी आती है तो फिर आप ये चीज इजीली कर सकते हो। कंप्यूटर विजन बेसिकली पाइथन में कैमरा यूज करने के लिए एक लाइब्रेरी होती है। बेस 64 एनकोडिंग का स्टाइल है कि जो पिक्सल्स को मेरे को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, उसके लिए। हो गया, समझ आया, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो फिर इतना ही। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? गाइस क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? रन वगैरह कर लिया, हो गया अच्छे से रन? राइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आपका मशीन लर्निंग यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, अब डीप लर्निंग का इंट्रोडक्शन देने का तो पॉइंट नहीं है अभी, वो हम कल ही करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।